In the last lecture, we have studied about torque, turning effect produced by a force about a fixed point is known as torque. I is equal to R into F. टॉर्क के बारे में पढ़ा था, बहुत इजी टॉपिक था, नाइन्थ में भी आप लोगों ने पढ़ा है। कल भी हमने पढ़ ली, लास्ट लेक्चर में भी हमने देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी आप लोगों ने पढ़ा था कि नाइन्थ में इक्विलिब्रियम भी आप लोगों ने पढ़ा था। बहुत ही सिंपल है। इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ द बॉडी। बॉडी की एक स्टेट है जहाँ पे उस पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही है और टॉर्क भी लग रही है और उस बॉडी में चेंज ना आए। देयर इज नो चेंज इन द मोशन। और वो रेस्ट में है तो रेस्ट में भी चेंज ना आए, मोशन में है तो मोशन में भी चेंज ना आए। द स्टेट ऑफ बॉडी under the action of several forces acting together and there is no change in rotational motion as well as translational motion is called equilibrium। जैसे न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया था कि a body is in the rest will remain at the rest, a body is in the state of motion will remain in the state of motion। तो बॉडी स्टेट जिस स्टेट में है उस स्टेट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। इक्विलिब्रियम बॉडी की एक ऐसी स्टेट है जिसमें फोर्सेस तो लग रही है लेकिन बॉडी अपनी स्टेट में ही रहेगी। अगर वो मूवमेंट में है, ट्रांसलेशनल मोशन में है तो ट्रांसलेशनल मोशन ही करेगी। अगर वो रोटेशनल मोशन में है तो रोटेशनल मोशन ही रहेगी। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही। इन कंक्लूजन सिंपली इस बात का निचोड़ क्या है? इक्विलिब्रियम इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट आर बैलेंस्ड। जितनी भी फोर्सेस उस बॉडी पे लग रही है सारी की सारी फोर्सेस क्या होगी? दैट विल बी बैलेंस। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। कि कोई कोई बुक है या कोई बॉक्स है, कुछ भी ले ले, उस पे हर तरफ से फोर्स लग रही है लेकिन उस फोर्स का रिजल्टेंट जीरो हुआ तो वो बॉडी अपने ओरिजिनल स्टेट में रहेगी। ऐसे स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हो, इस ब्लॉक पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही है, 30 इस तरफ से, 30 इस तरफ से, 50 इस तरफ से, 50 इस तरफ से। लेकिन अगर इन सब फोर्सेस का आप रिजल्टेंट ले ले तो रिजल्टेंट इन सब फोर्सेस का वो जीरो आ रहा है, जीरो न्यूटन आ रहा है। अब ये जो बॉडी होगी अगर वो रोटेट कर रही है तो ये रोटेट ही करेगी, अगर वो लीनियर मोशन कर रही है तो वो लीनियर मोशन ही करेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। इसके इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में भी आप देख सकते हो कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन रिजल्टेंट फोर्स क्या है? रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। जब हमने सबको एड अप कर लिया तो सब रिजल्टेंट फोर्स जीरो आया। मीन वो बॉडी अपनी स्टेट में ही रहेगी, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट में है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, वो रोटेशनल मोशन कर रही है तो वो रोटेशनल मोशन करेगी, अगर वो लीनियर मोशन कर रही है तो वो लीनियर मोशन में होगी। बट रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कुछ टाइप्स है इक्विलिब्रियम, जिसमें सबसे पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नाम से ही जाहिर है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मीन रेस्ट, स्टेशनरी हालत में, रेस्ट की हालत में। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर एंड इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी रेस्ट की हालत में हो और उस पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही है और उसका वो रेस्ट वाला स्टेट है वो चेंज ना हो, ऐसे स्टेट को हम स्टैटिक, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे टेबल पे बुक पड़ी है, उस बुक पे दो फोर्सेस लग रही है, एक नॉर्मल फोर्स और एक ग्रेविटी। दोनों फोर्सेस उस पे लग रही है लेकिन बुक स्टिल अपनी जगह पे पड़ा है स्टेशनरी हालत में, रेस्ट के फॉर्म में। तो ऐसे स्टेट को हम क्या कहेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि वो जो फोर्सेस लग रही है उनका मैग्नीट्यूड सेम है। रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? जीरो आएगा। जैसे एक पिछले एग्जांपल में हमने देख लिया, एक ब्लॉक पड़ा है उस पर चार फोर्सेस लग रही है, चारों का मैग्नीट्यूड सेम, चारों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, रिजल्टेंट जीरो आ गया। रिजल्टेंट फोर्स जब जीरो होगा तो वो जो चीज है, वो जो ब्लॉक था वो अपनी जगह पे स्टिल था, स्टेशनरी हालत में। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके बाद है डायनामिक इक्विलिब्रियम। नाम से ही जाहिर है डायनामिक
मूवमेंट को कहते हैं, मोशन को कहते हैं, जब कोई बॉडी मूव कर रही हो। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के मूव करे अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्स, और उस बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हो, तो अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो उस इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। याद रखना उसमें एक्सेलरेशन ना प्रोड्यूस हो, अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी में चेंज नहीं आना चाहिए, स्पीड में चेंज नहीं आना चाहिए, बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहिए। ऐसे स्टेट को हम, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड है। एक को हम डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं, एक को हम डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल, आप लोगों ने मोशन की टाइप्स पढ़ी होगी, दो चार टाइप्स है जिसमें ट्रांसलेशनल, रोटेशनल की भी थी। ट्रांसलेशनल लीनियर मोशन को कहते हैं, जो स्ट्रेट पाथ पे मूव करे, जो एक ही डायरेक्शन में मूव करे। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, जब वो यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी मीन एक ही डायरेक्शन में वो मूव करे और उसकी वेलोसिटी लीनियर हो, जैसे पैराट्रूपर जहाज से जंप करके आता है, तो आप देख सकते हो एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है, उस पर फोर्सेस बहुत सारी लग रही है, उस पर ग्रेविटी भी लग रही है, नॉर्मल फोर्स भी लग रही है, हवा की फोर्स भी लग रही है, बट वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ लैंड करता है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके बाद dynamic rotational equilibrium, when a body is moving with uniform linear velocity in a circular path, ये भी याद रखना कि वो when a body is moving with uniform angular velocity, यहाँ पे linear velocity नहीं है बल्कि angular velocity है। मैं रेस कर लेता हूँ कि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी हम कहते हैं जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगी, ऐसे वेलोसिटी को हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। ओके, आप एंगुलर वेलोसिटी फिर लिख ले, यहाँ पे टाइप करना पूरा आजाद। ठीक है, जैसे फैन मूव कर रहा है, अगर उस पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो तो वो उसी स्टेट में मूव करेगी, रोटेट करेगी। ऐसे उसको हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे सीडी डिस्क रोटेट करता है, तो बहुत सारी एग्जांपल है, बस रोटेट करें और वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। सॉरी, यूनिफॉर्म लीनियर नहीं है, लीनियर की जगह एंगुलर है, यूनिफॉर्म अपनी जगह पी ठीक था। हाँ, लीनियर नहीं होगा, ओके, एंगुलर हो गया यहाँ पे, इसकी जगह लीनियर की जगह एंगुलर होगा। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम स्टेट में रहने के लिए बॉडी को कुछ कंडीशन की जरूरत है। वो दो तरह की कंडीशन है, एक को हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, दूसरे को सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पहली कंडीशन क्या है, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम इट मस्ट बी एक्सपीरियंस नो एक्सेलरेशन। ये बात तो तय हो गई, मैंने पीछे भी बता दी कि बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। अगर एक्सेलरेशन होगी तो वेलोसिटी में चेंज आएगा और बॉडी विल नो बी फर्दर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेगी। दिस मींस दैट बोथ द नेट फोर्स एंड द नेट टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी तो बॉडी में फोर्स भी जीरो होगा और टॉर्क भी जीरो होगा, क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन जीरो हुई तो फोर्स भी जीरो होगा। इसी तरह टॉर्क R इंटू एफ है, एफ जीरो हुआ तो टॉर्क भी जीरो होगा। फर्स्ट कंडीशन दैट ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जितनी फोर्सेस उस पर लग रही है, जितनी भी फोर्सेस लग रही है, उनका नेट इफेक्ट जीरो होना चाहिए। जब हम उनको सम अप करेंगे, पीछे एग्जांपल में मैंने एक ब्लॉक से बताया था कि उसमें नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही थी लेकिन नेट फोर्स क्या था, नेट फोर्स जीरो था। पहले कंडीशन में सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी
must be 0. Mathematically, f net is equal to 0 or summation of f is equal to 0. In order to achieve this condition, the forces acting along In order to achieve this condition, the forces acting along each axis of motion must sum of to be 0. सारी की सारी forces जब हम add up कर ले, सब की सब क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए. For example, the net external force along the typical x and y axis are 0. कि अगर एक force है, उसका हम split करें उसके component में, तो उसके जितने भी component हो, x component वो भी 0 होने चाहिए और y component उनका सम भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. The condition f net is equal to 0 must be true for both static equilibrium where is the object velocity is 0. Static equilibrium के लिए भी और dynamic equilibrium दोनों के लिए क्या होना चाहिए? f net 0 होना चाहिए. स्टैटिक में बॉडी वेलोसिटी 0 होती है और डायनेमिक में मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी. और डायनेमिक में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहिए. That was the first condition of equilibrium. अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है इक्विलिब्रियम? जैसे ये बॉडी की एग्जांपल मैंने दे दी, फर्स्ट दी है ना सामने पिक्चर में फर्स्ट कंडीशन की. कि आप देख सकते हो बंदा खड़ा है, उस बंदे पे दो तरह की फोर्सेस लग रही है, एक वेट डाउनवर्ड और दूसरा नॉर्मल फोर्स अपवर्ड. लेकिन बंदा स्टिल स्टेशनरी हालत में है, रेस्ट की फॉर्म में है, तो इस पे नेट फोर्स कितनी लगेगी? 0 लगेगी. इस नेट फोर्स 0 होगी. लेट अस सपोज जो इसका वेट है जो डाउनवर्ड लग रहा है वो 10 न्यूटन है और जो अपवर्ड नॉर्मल फोर्स लग रही है वो भी 10 न्यूटन है. तो 10 10 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फोर्सेस का की डायरेक्शन अपोजिट है. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम is that sum of all the torque acting on the body must be 0. जितनी भी टार्क बॉडी पे लग रही है अगर वो सब की सब क्या होना चाहिए? उनका मैग्नीट्यूड, उनका सम, उनका समेशन 0 होना चाहिए. मीन्स अगर along y एक्सिस जितना टार्क लग रहा है, x एक्सिस जितना भी टार्क लग रहा है, सब का सब मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? दैट शुड बी 0. When the vector sum of all the torque acting on the body is 0, the second condition of equilibrium is satisfied. तब सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी अगर जितनी भी टार्क बॉडी पे लग रही है वो कितनी हो? 0 हो. मीन अगर 4-5 टार्क लग रही है तो टार्क नेट विल बी इक्वल टू टा1, टार्क को शो कर रहे हैं टा2, टार्क3 अप टू सन. सबका सम ले तो सबका समेशन कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए. बुक में इक्वेशन के थ्रू देख लें, यहाँ पे इक्वेशन नहीं बन रही थी मुझे. या फिर सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क. क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क. अगर दोनों इक्वल हुई तो जो नेट टार्क होगा दैट विल बी 0. वो क्या होगा? 0 होगा इस केस में भी जब anti-clockwise is equal to clockwise torque, which mean that a second condition of equilibrium to be satisfied, clockwise torque must be equal to anti-clockwise torque. दोनों टार्क क्या होना चाहिए? वो इक्वल होना चाहिए. जब दोनों इक्वल होंगे तो रिजल्टेंट टार्क क्या होगा? 0 होगा. अब कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए कि कोई बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में रहे उसके लिए यही दो शर्तें लाजमी है, यही दो कंडीशन लाजमी है कि सम ऑफ ऑल forces must be 0 and sum of all the torque acting on the body is 0 or sum of clockwise torque is equal to sum of anti-clockwise torque. हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया. इंशाल्लाह हम अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज. Thank you for your attention.